नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज एक और धांसू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में हम चक्रविधि ब्याज से संबंधित 2-3 प्रश्नों के लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि बारी बारी से हम हर एक चैप्टर के एक रिव्यू आपको दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्रश्नों को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व की जाए। जिस तरीके से अभी आप लोग सॉल्व करते होंगे शायद वो तरीका एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट नहीं है। तो एग्ज़ाम के लिए कौन सा तरीका परफेक्ट है और किस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि 1 घंटे के एग्ज़ाम में सारे के सारे प्रश्न हम करके आएँ। क्योंकि होता है क्या कि आपको सारे प्रश्न सारे के सारे करने आते हैं, लेकिन एक दिए गए समय में आप उस प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो इस बात की आप लोग को अफसोस रह जाती है और घर आने के बाद पश्चाताप करते हैं कि अरे ये तो हमसे छूट गया, ये बनाने के लिए आता था। तो आज के बाद आपको ऐसी चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न छूट जाएगा। यदि हमारे तरीके के साथ आप चलते हैं और प्रश्नों को करते हैं तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका है, क्या मेथड है बनाने का। बिल्कुल एकदम नए अंदाज में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरा चक्रविधि ब्याज से रिलेटेड। जैसा कि मैंने बताया कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक तिमाही संयोजित चक्रविधि ब्याज 9 महीने बाद कितना मिलेगा। ठीक है, प्रश्न तो समझ में आ ही जाएगी। प्रश्न को समझने के लिए क्या करना है, आपको मूलधन परसेंटेज तो क्लियर झलकता है कि परसेंट किसको बोलेंगे। समस्या होती है मिश्रधन दिया हुआ है या ब्याज दिया हुआ है या मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस रहेगी प्रश्न बनाने के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मूलधन है और कौन मिश्रधन है और कौन ब्याज है। क्लियर। तो इसमें 3 तरह के प्रश्न लिए हैं ताकि आपको आराम से समझ में आएगी। यहाँ पे फिर से हम पढ़ रहे हैं 16,000 रुपये का 20% वार्षिक तिमाही। यहाँ पे ध्यान देना है छमाही है कि तिमाही है। छमाही तिमाही के बारे में भी हम बात करेंगे। संयोजित हो रहा है, चक्रविधि ब्याज पूछ रहा है और 9 महीने के बाद समय मेरा दिया हुआ है 9 महीना। अब यहाँ पे है वार्षिक तिमाही। वार्षिक तिमाही का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। वार्षिक तिमाही का मतलब क्या होता है कि इस प्रश्न में 3 महीने पर ही 1 वर्ष काउंट कर रहा है। ठीक है, 3 वर्ष को ही पे 1 वर्ष काउंट कर रहा है, 1 वर्ष मान रहा है 3 महीने को। ठीक है, वार्षिक तिमाही का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ कितना, 9 महीना दिया हुआ है। तो 9 महीना दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। कैसे भाई 3 वर्ष होगा, तो इसको क्या करेंगे हम, 9 × 4 = 36 मंथ। और 36 मंथ = क्या हो जाएगा, 3 ईयर। क्या हो जाएगा, 3 ईयर। आप लोगों को बताया जाता होगा कि जब तिमाही संयोजित होगा तो हम 4 से गुना कर देते हैं समय में और 4 से भाग कर देते हैं परसेंटेज में। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि वार्षिक तिमाही का मतलब क्या होता है कि 3 वर्ष पे उसको 1 वर्ष मान लिया जाता है और वर्ष में चेंज करने के लिए फिर इसको क्या करेंगे, 3 साल बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा और उसी तरह से फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। अब परसेंटेज में 4 से भाग क्यों करना पड़ेगा, ठीक है, तो चूंकि महीना का और प्रतिशत का एक रिलेशन होता है। जैसा कि मैंने साधारण ब्याज में बताया था कि वो दोनों हमेशा मल्टीपल में रहता है। RT% बोले थे, RT% निकालने के लिए, यानी 2 साल का 5% के रेट से निकाला हुआ है तो इसको क्या करते हैं हम, 2 × 5 करते हैं, यानी कि 10% करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से इस 1 में गुना कर देंगे और 1 में 4 से भाग कर देंगे तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 4 से क्यों करेंगे, 4 से क्यों करेंगे, चूंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्ष में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्ष में चेंज कर रहे हैं। तो फिर इसके परसेंटेज को भी क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। वर्ष में परसेंटेज को ले जाना पड़ेगा। तो वर्ष में परसेंटेज को ले जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो क्लियर हो गया। यहाँ से 20% किस में बदल जाएगा, 5% में बदल जाएगा और 9 महीने किस में बदल जाएगा, 3 ईयर में बदल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है।
शायद आप जानते भी होंगे कि इसको 4 से भाग दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, 4 से गुना किया जाता है, मंथ में 4 से गुना किया जाता है। तो अब मेरा प्रश्न बच गया क्या कि 16,000 रुपया और 5% रेट और 3 ईयर के लिए क्या करना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में मेरा क्या दिया हुआ है, 18,521, 18,522, 18,523 और 18,524 लगातार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है। सॉरी, इसमें मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है, कितना मिलेगा, कितना धन मिलेगा, ठीक है, कितना धन राशि उसको मिलेगा। टोटल धन राशि की बात की है, यानी कि मिश्रधन की बात की है। अब बताइए हम कैसे पकड़ लिए कि प्रश्न गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 16,000 क्या दिया हुआ था, 16,000 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और ब्याज 18,521। इसका मतलब क्या कि ये मिश्रधन इसमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। मूलधन से ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ जोड़ के क्या आया होगा, इसमें मिश्रधन आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला पे तो हमको पुट करना है, लेकिन उसको पूरे के पूरे सोल्व नहीं करना है फार्मूले के, क्योंकि आप सोल्व करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। तो क्या करना है भाई, यहाँ से हम देखेंगे क्या लिखते थे, 16,000। प्रश्न को आप देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह मेरे पास कम है थोड़ा, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। प्रश्न तो याद हो गया होगा, फिर से हम बता देंगे प्रश्न क्या कह रहा था। 16,000 रुपया मेरा क्या था, मूलधन था। क्या था, 16,000 रुपया मेरा मूलधन था। 5% रेट था, 5% मेरा रेट था और 3 ईयर के था। पूछ रहा था क्या, मिश्रधन पूछ रहा था। तो ये मिश्रधन का फार्मूला होता है, ठीक है। अब मेन गेम हमको यहीं पे करना है। क्या करना है भाई, इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं आप। 16,000, ठीक है, 105/100 का पावर हम दे देंगे 3। क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। अब इसको हम पूरा गुना काटा पीटी नहीं करेंगे, क्योंकि काटा पीटी करेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, बहुत समय लग जाएगा। एक मेथड ये भी है और एक मेथड और है जो रेशियो से हम बनाते हैं। तो रेशियो से भी आपको ज़्यादा समय लगेगा, उससे भी आपको कम समय लगेगा, क्योंकि ये तो आप जानते हैं, ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना माइंड में भी हम कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा इसमें फिगर आएगा। इस फिगर में भी हमको इस फिगर को याद नहीं रखना है, क्योंकि C9 में क्या बताए थे कि हम ऐड करके लिखते हैं, सारे के सारे डिजिट को ऐड करके लिखते हैं। तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, 5 1 6 हो गया। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 गुने 6 गुने 6। और नीचे में तो क्या है, 1 है। C9 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 होगा। अब ये कितना हो गया, 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, 6 और 3 9, 7 गुने 36 गुने 6 और 6 और 3 कितना हो गया, 7 गुने 9 गुने 6। और 9 के साथ किसी भी डिजिट में गुना करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 ही आएगा। क्या आएगा, 9 ही आएगा। कैसे, तो 9 को हम एक बार गुना करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 18 आएगा, इसका भी डिजिट सम क्या आएगा, 9 आएगा। 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 3 27, डिजिट सम कितना आएगा, 9 ही आएगा। 9 चौका 36, डिजिट सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। यानी 9 को किसी भी संख्या के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिजिट को जोड़ेंगे तो मेरा 9 ही आएगा, ठीक है। और C9 में यही बताया थे कि जब 9 आएगा तो उसको भूल जाना है। 9 का मतलब 0, फिर बाकी के रेस्ट डिजिट को हम क्या करते थे, जोड़ के और लिख देते थे। और डिजिट सम में भी बताए थे कि जो कैलकुलेशन हम प्रश्नों के साथ करेंगे वही डिजिट सम अप्लाई करेंगे ऑप्शन के साथ। किसके साथ, ऑप्शन के साथ। अब सारे ऑप्शन को पे कैसे लगाएं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा ऑप्शन भिन्न भिन्न है। यहाँ पे 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, ठीक है। एक एक डिजिट बढ़ रहा है तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 8 है 1 9, ये तो 0 हो गया। तो 5 है 3 8, ये 8 हो गया इसका डिजिट सम। 8 है 1 9, 5 4 9, यानी कि इसका डिजिट सम 0 हो गया। 8 और 1 9, 5 है 3 8, 2 10, डिजिट सम कितना हो गया, 1 हो गया। 8 और 1 9, 5 4 9, 2 11, डिजिट सम कितना हो गया, 9 2 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिजिट सम क्या आया था,
9 आया था, 9 का मतलब क्या 0, और ऑप्शन में किसका आ रहा है 9 और 0, तो बी का आ रहा है। कितना है 18,522 का मेरा 0 आ रहा है, तो 18,522 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते थे। चूंकि यहाँ तक तो आप जानते ही हैं, मिश्रधन का तो फार्मूला पता ही होगा, यदि आप मैथ सोल्व कर रहे हैं तो फार्मूला तो थोड़ा बहुत सोल्व याद होगा ही। तो फार्मूला में आप यहाँ से इस चीज़ को लिखते थे, ठीक है, इस चीज़ को लिखते थे, इस चीज़ को थोड़ा सा यदि भूल जाए तो आप इस चीज़ को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे डिजिट सम अप्लाई कर देंगे। तो क्या करना है भाई, 5 1 6 आ रहा है, और आप यदि बनाइएगा तो आपको ध्यान में रहेगा, अभी जैसे बताएं कि 6 6 36 हो गया, और 36 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, और 9 का किसी भी डिजिट के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा, और 9 का डिजिट सम कितना होता है 0 होता है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी छोटा करने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 आ रहा है, सीधा यहाँ दिख रहा है कि 0, ऑप्शन में डायरेक्ट चेक करेंगे 0 किसका आ रहा है, 0 आएगा, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इसमें, आप खुद करके देखें कितना टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बना के देखिएगा कितना टाइम लगेगा। और ये प्रश्न, ये ऑप्शन मैंने खुद से नहीं लिया है, ये रेलवे के एग्जाम में मेंस में पूछा गया है, ठीक है, स्टेशन मास्टर के एग्जाम जो हुआ था एनटीपीसी 2016 में, उसमें ये मेंस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप सोचें कि आप तरीके से यदि बनाते तो कैसे बनता, और इस तरीके से आपको कितनी आसानी से इस प्रश्न को आप सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,000 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है 9,000 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रेट कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि साधारण ब्याज में क्या करते थे RT% निकालते थे, क्या निकालते थे RT% निकालते थे, और यहाँ पे क्या होता है 2R² % हम निकालते हैं। ठीक है, 2R इंटू R², 2R.R² हम इसमें परसेंट निकालते हैं, वही मेरा क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 2R क्या है भाई, तो यहाँ समय दिया हुआ है 2 बरस, तो 2 बरस के लिए क्या होगा 2 गुने R कितना दिया हुआ है 5, तो 5 हो गया यानी कि 10 हो गया, और R² इक्वल टू क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो क्या हो गया 10.25%। तो इफेक्टिव रेट परसेंट इसमें क्या हो गया, साधारण ब्याज रहता तो सीधा सीधी 5 गुना 2 10% हो जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इफेक्टिव रेट परसेंट कितना हो गया आपको 10.25%, 10.25%। तो ये आप खुद को दिमाग में ही कर सकते थे कि 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर यानी कि 10.25% इफेक्टिव रेट हो गया। ठीक है, इफेक्टिव रेट कितना हो गया 10.25%। अब इसका परसेंटेज का मैंने वीडियो में बताया कि परसेंटेज कितनी आसानी से किस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का परसेंट, तो आप इसको फिर आसानी से कर सकते थे। इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट 10.25% आ गया। अब ऑप्शन पे हम देखेंगे, ठीक है 10% अगर होता तो 900 होता, 10% रहता तो 900 रहता, तो 900 से हमको ज़्यादा लाना है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कितना है 921, 922, 9,921, 9,922, ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया 2016 में, तो ये दो तो ऑप्शन क्लियर हो गया। अब बच गया क्या 2 ऑप्शन 921.5 और 922.5। तो देख लेंगे हम 10% निकालेंगे, 10% ये इसका निकालते तो मेरा क्या आता है आंसर 900 आता। ठीक है 900 आता। अब 0.25% मेरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। 0.25% का मतलब क्या हो गया 1/4%, 1/4%। ठीक है, दिखना चाहिए, ये सब दिखना चाहिए कि 0.25 को हम 1/4 लिखेंगे, 1/4% हो जाएगा। और 1% 9,000 का 1% कितना हो जाता 90 हो जाता। कितना हो जाता 90 हो जाता। 90 का चौथाई कितना होगा 22.5 होगा। आंसर मेरा हो गया ये, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिखना पड़ेगा कि ऑप्शन को किस तरह से हमको एलिमिनेट करना है, छांटना है। ठीक है, तो आप फटाक से आंसर के पास पहुंच सकते हैं। अब आप मान लिया कि इफेक्टिव रेट भी निकालने के लिए जानते, ठीक है, तो आप निकालते क्या 9,000 का इतना परसेंट। तो इसलिए हम परसेंटेज का वीडियो बनाया है, परसेंटेज को वीडियो में डाले थे कि परसेंटेज आप बहुत अच्छे तरीक़ा से क्लियर कर लीजिए। उसका हम साधारण ब्याज में और लाभ हानि में
और भी बहुत सारे चैप्टर में परसेंटेज का बहुत रोल है, यूज है। तो आप उस वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको काम आएगा। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और हमारे वीडियो को परसेंटेज को देखें, यदि परसेंटेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो किस तरह से आया आंसर, किस तरह से नहीं आया। ठीक है, तो इसके कितना टाइम लगता करने में, इस प्रश्न को या इसी टाइप के प्रश्न को आपको फिर से दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। अगर इस तरीका को अप्लाई करके आप बनाएं तो आप खुद से बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीकों को सीखें और प्रश्नों को फास्ट सोल्व करने आना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से P रुपया उधार लिया गया, उस राशि पर ब्याज की देय राशि कितना है, 5280 रुपया है। तो हमको क्या यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। P मतलब प्रिंसिपल हो गया, एम फॉर अमाउंट हो जाता। तो मेरा टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है और 20%, और वार्षिक ब्याज है, यहाँ पे कोई छमाही तिमाही दुमाही नहीं है, तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्लियर है। और मेरा ब्याज कितना दिया हुआ है, CI कितना दिया हुआ है, 5280 ये दिया हुआ है। क्लियर है। ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था इसमें 12,000, 11,000, 11,000, 11,750, 11,750 और 12,500, 12,500। ठीक है, इस तरह से मेरा ऑप्शन ABC करके दिया हुआ है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि ऑप्शन को एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करें ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले ऑप्शन में बताएं कि 2 को तो ऐसे ही छट गया, दे दिया था अमाउंट। ठीक है, और पूछा था उसमें CI ब्याज, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, 2 ऑप्शन मेरा बच गया था। तो यदि अंदाज पे भी मारते तो 50-50% हमको संभावना रहता सही होने का। ठीक है, और यदि आप प्रैक्टिस अच्छे तरीक़े से करेंगे, मैथ को सोल्व करते होंगे आप रेगुलर, तो आप बिना बनाए भी उसको डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं और आपका 100% सही होगा। वो मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या है कि T = 2 ईयर दिया हुआ, R 20% दिया हुआ और CI 5280 दिया हुआ है। तो फिर से चलते हैं हम वहाँ पे, कहाँ पे, इफेक्टिव रेट क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो RT करेंगे, RT इंटू डॉट R², पॉइंट R²। तो RT कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40 है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। तो चूंकि ये 400 हो गया, वहाँ पे क्या हो रहा था, 5 था, तब 25 हो रहा था, तो डायरेक्ट 25 को 25 दे दिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 400 हो रहा है। तो 400 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, दहाई पे 4 आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जुट जाएगा। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट क्या हो जाएगा, 40 + 4 यानी कि 44% क्या हो जाएगा, इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा। क्लियर है। तो इफेक्टिव रेट हम 44% आ गया मेरा। अब हम देखेंगे ऑप्शन पे थोड़ा सा विचार करेंगे कि 44% मेरा इफेक्टिव रेट हो गया। इफेक्टिव रेट निकालने आना चाहिए, बार बार बता रहे हैं, नहीं है तो उसको निकाल के ये कीजिए, नहीं तो बट्टा पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, परसेंटेज से आपका बट्टा क्लियर हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है। कमेंट करके बोलेंगे तो फिर से मैं परसेंटेज को अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीक़ा से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है आसानी से। तो इफेक्टिव रेट मेरा कितना हो गया, 44% हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्शन पे विचार करेंगे कि हम क्या करते थे कि यहाँ पे मेरा P होता था, क्या होता था, P होता था, और इसी का एक 44% हम निकालते थे तो मेरा क्या आता था, ब्याज आता था। क्या आता था, ब्याज आता था। क्लियर है। तो ब्याज मेरा कितना दिया हुआ है, 5280 दिया हुआ है। इसको और इसको हम परसेंटेज करके मल्टीप्लाई करते थे तो मेरा क्या आता था, रिजल्ट ये आता था। क्या आता था, ये आता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 है, क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा डिजिट जरूर होगा जिसका
लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, लास्ट 2 होगा तब ना 2 मल्टीप्लाई करके 4 में यहाँ पे 8 ला दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन को एक नज़र मारेंगे, देखेंगे पहले करके, ठीक है। एक नज़र मार कर देखते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो हमको सीधा दिख रहा है क्या, ये, इसमें 2 है, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 12,000 गुने 44%, ठीक है। 44% से तो ऐसे ही अब मेरा क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही समझना है कि गायब है। अब 1 जीरो लास्ट में था तो 1 जीरो लास्ट में मेरा आ ही रहा है, 4 दूना 8 करेंगे तो 8 आ ही रहा है, लास्ट में 1 जीरो आ ही रहा है, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 12,000 सही हो गया आंसर। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमको प्रश्नों को सोल्व करना है, नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करते जाना है, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, बार बार फार्मूला लिखना है, ये वो 9-17 नहीं करना है, ठीक है। इस तरीक़ा से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो आप बहुत कम समय में आप धड़ाधड़ बिना पेन चलाए भी लिख सकते हैं। आप इफेक्टिव रेट, मान लीजिए कि इसमें इफेक्टिव रेट आपको निकालने आता था 44%, ठीक है, 44% हमको निकालना है और यहाँ पे आपको ध्यान में रहता कि अरे भाई 8 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा नज़र मारते ही फटाक से मारते आगे बढ़ जाते, 100% आपका सही होता, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्नों के सोल्व कर सकते हैं। और भी तरीका है सोल्व करने का, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो आपको हम बताए हैं। और भी हम अच्छे अच्छे भी प्रश्न लेंगे, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ऑप्शन मैंने खुद से बनाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप आगे यदि तैयारी करते हैं तो बुक वगैरह में देख सकते हैं जाके कि ये मेंस की परीक्षा में पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी। सारे के सारे प्रश्न मेंस की परीक्षा में पूछी गई है और मैंने उसी को उठाया है। तो ऑप्शन वैसे ही रहता है, ठीक है। आपको जज करने के लिए आना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, तो आप आसानी से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में किसी और चैप्टर को लेंगे। साधारण ब्याज को तो मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, तो और किसी चैप्टर के कुछ प्रश्नों को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्ट करके प्रश्नों को उठाते हैं, बुक को खोलते हैं और देखते हैं, लगता है कि ये प्रश्न बनाने वाला है। और तीनों अलग अलग का प्रश्न भी हम लिए थे कि अलग अलग प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है, तो मैं उठा के बताता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे मैथ के चैप्टर लेकर के, उससे कुछ प्रश्नों को आपको बताएंगे और तरीका बताएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे तो पूरे के पूरे चैप्टर भी हम बताएंगे। चूँकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है तो इसलिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम देते जा रहे हैं कि यदि 4, 5, 10 क्वेश्चन भी हमारे मेथड से आप बना लिए या हो गया तो उसमें हमारी बहुत कामयाबी साबित होगी, ठीक है। मेरा किया हुआ काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा यदि अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।